नेक्स्ट टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे दैट इज रिस्क एंड कंट्रोल्स इन ई कॉमर्स। जो आप ई कॉमर्स का काम करते हैं उनमें ऑब्वियसली बहुत सारे रिस्क हैं, बहुत सारे रिस्क हैं। जब भी अपन ई कॉमर्स की साइट, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, सबके लिए रिस्क है ई कॉमर्स। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब कोई भी लॉस होने के जो चांसेस होते हैं उसी को अपन रिस्क कह देते हैं। ई कॉमर्स में रिस्क होने के, लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्या क्या रिस्क हो सकता है? पहला रिस्क है आपका प्राइवेसी का, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का रिस्क। आपको हमेशा डर बना रहता है जब भी ई कॉमर्स का अपन काम करते हैं। मैंने ऑनलाइन कुछ भी परचेजिंग की तो मेरे को हमेशा डर रहेगा मेरी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चोरी ना हो जाए, मेरी प्राइवेसी डिटेल्स चोरी ना हो जाए, मेरा फोन नंबर चोरी ना हो जाए किसी को। मतलब जो सप्लायर है, जो ई कॉमर्स का वेंडर, उसको भी डर रहेगा कि कोई भी मेरी साइट को हैक ना कर ले, मेरी जो प्राइवेसी है, मेरी सिक्योरिटी है, वो हैक ना हो जाए। ये आपको हमेशा डर बना रहेगा। क्वालिटी इशू, आप क्योंकि ई कॉमर्स में खुद फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं करते, सामान को खरीदने से पहले खुद नहीं देखते, तो हो सकता है जो आपने जो सामान ऑर्डर किया था और जो ओरिजिनल सामान आया, उन दोनों की क्वालिटी हो सकता है थोड़ी सी अलग अलग हो। आपने ऑर्डर कुछ और देख के किया था, मैंने ऑर्डर किया था कि हाँ मेरे को दिख रहा है, दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है सामान, पर ओरिजिनल वो इतना सुंदर नहीं आया। ओरिजिनल उसकी दिखने में मुझे लग रहा है क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर ओरिजिनल उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं कर सकती यहाँ पे। तो ये इशू आपके लिए हो सकता है, ये रिस्क हो सकता है, क्वालिटी का इशू आपके लिए आ सकता है। देन डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट। डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें जो कॉस्ट है वो छुपी हुई रहती है। छुपी हुई मतलब आपको दिखा रहे हैं कि वो सामान आपके 500 रुपए का पड़ेगा, पर जब अपन एक्चुअल खरीदने लगते हैं वो सामान, तो वो सामान अपन को 600 का पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 100 रुपए की कॉस्ट है छुपी हुई रहती है। कई बार आप जब दूसरी कंट्री से कुछ भी ऑर्डर करते हैं, कर सकते हैं ई कॉमर्स पे दूसरी कंट्री से भी ऑर्डर, तो दूसरी कंट्री वाले बहुत सारे ऐसे टैक्सेस लगा देते हैं, ऐसे कि ये टैक्स लगेगा, ये टैक्स लगेगा, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री सामान आ रहा है। तो हिडन कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो यूजर को पता भी नहीं होती कई बार, और सामान पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। वो लोग कह रहे हैं 2 दिन में पहुंच जाएगा, पर कई बार 4-4 दिन, 2-2, मतलब 10-10 दिन तक आपके पास सामान नहीं आता। ये रिस्क आपके लिए हो सकता है। देन ई कॉमर्स को अगर आपको यूज करना है तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आप उसको पर्सनली टच कर कर नहीं देख सकते। नॉट पर्सनल टच, इंटरनेट। अगर मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और मेरे फोन में अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो क्या मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो ई कॉमर्स के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत है, जिसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत है। अगर मेरा इंटरनेट कोई काम नहीं आता और सिर्फ मुझे एक बार शॉपिंग करने का महीने के 300-400 रुपए मुझे इंटरनेट के देने पड़ेंगे। पर्सनल टच, आप उसको छूकर नहीं दे सकते कि वो सामान कैसा है, क्या है, उसको फिजिकली इंस्पेक्ट नहीं किया जा सकता। ये आपके लिए रिस्क हो सकता है ई कॉमर्स के अंदर। नेक्स्ट रिस्क क्या है? नेक्स्ट रिस्क क्या है यहाँ पे? सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है एंड क्रेडिट कार्ड का इशू आ सकता है। सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड का, जो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया था, क्रेडिट कार्ड सिक्योरिटी का डर आपको बना रहेगा। क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग हो सकती है यहाँ पे। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है कि फिजिकली किसी ने आपका क्रेडिट कार्ड चोरी नहीं किया। मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड आज भी है, अभी भी है, पर जब मैंने ई कॉमर्स पे मैं कब कोई पेमेंट करने लगी, तो जब मैंने मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली और बाई चांस बीच में कोई हैकर हुआ, बाई चांस उनकी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई, तो हैकर ने मेरी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स रीड कर ली और वो डिटेल्स से उसने मेरे क्रेडिट कार्ड को कहीं से भी एक्सेस कर लिया। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लिए आपको उसका नंबर और जो भी पिन या जो भी चाहिए वो चाहिए, वो सब चाहिए होता है। अगर उसने वो रीड कर लिया हैकर ने, तो फिर वो कहीं से भी मेरे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है और मेरे बिजनेस को हार्म पहुंचा सकता है। तो क्लोनिंग ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स यहाँ पे हो सकते हैं। ई कॉमर्स में क्लोनिंग हो सकती है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स की क्लोनिंग हो सकती है। क्लोनिंग का मतलब फिजिकली चोरी नहीं किया वो क्रेडिट कार्ड आपने, बट उसी की इंफॉर्मेशन आपने कॉपी कर कर कहीं और रख ली, फिर उसको काम में लेने लग गए। देन नेक्स्ट रिस्क हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर का रिस्क। देखो, ई कॉमर्स का काम करना है आपको, तो आपके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। डिजिटल मतलब कंप्यूटर, सर्वर्स, डेटाबेस, चाहे क्लाउड से लो चाहे खुद के पास हो, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। प्लस 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 आपके पास और भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब रोड्स, रेलवेज, ये सब भी आपकी कंट्री में बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब
अगर आपने कोई छोटे से गांव में कोई सामान मंगवाया जहाँ रोड्स नहीं है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं है, वो सामान उस तक पहुंचने में अगर 2 महीने लग रहे हैं तो वो सामान वो बंदा खरीदना पसंद नहीं करेगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स, प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, तभी सामान ई कॉमर्स का टाइम से एक कस्टमर के पास पहुंचेगा। कस्टमर के पास टाइम से पहुंचेगा तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। तो हर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होना चाहिए। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए प्लस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। नेटवर्क मतलब जिसके थ्रू कनेक्टिविटी होती है, रोड्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी होती है, तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। और डेवलपिंग जो कंट्रीज है वहां पे नेटवर्क स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो ये कोई जरूरी नहीं होता। ये रिस्क आपको हो सकता है। देन प्रॉब्लम ऑफ एनॉर्मिटी। प्रॉब्लम ऑफ एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी प्रॉब्लम क्या है? मतलब अभी भी जब भी अपन ई कॉमर्स का काम करते हैं, जब भी जो वेंडर्स ई कॉमर्स की साइट बेच रहा है उसको आइडेंटिफाई, हमेशा वो आइडेंटिफाई करेगा एंड ऑथेंटिकेट करेगा कि ये बंदा सही बंदा है ना, जिसको अपन सामान बेच रहे हैं वो वही बंदा है ना जिसको सामान बेच रहे हैं। क्यों? ये करना बहुत मुश्किल है, लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनको ऑथेंटिक करना ई कॉमर्स में बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स में कोई भी एनी वन एनीवेयर, कोई भी कहीं से भी एनी टाइम किसी को कभी भी सामान बेच सकता है। कोई भी बंदा किसी को कभी भी कहीं से कोई भी सामान बेच सकता है। तो उस टाइम पे उनको आइडेंटिफिकेशन को चेक करना, उनके ऑथेंटिकेशन को चेक करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है कि कोई गलत बंदा क्या पता आपसे सामान खरीद रहा हो। ठीक है, समझ में आया? प्रॉब्लम ऑफ एनॉर्मिटी का मतलब कोई भी कहीं से कभी भी किसी से कोई भी सामान खरीद सकता है। तो वहां उनकी आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन को चेक करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क है रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मना कर देना किसी चीज के लिए, उसको रेप्यूडिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ ऑनलाइन मंगवाया, बहुत लोग ये करते भी हैं, आपने कुछ ऑनलाइन मंगवाया और उस ऑनलाइन को आपने सीओडी कर दिया। अब सीओडी वो बंदा आपके पास देने आया, तब आप उसको साफ मना कर रहे हो, मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया, आप डिनाई कर रहे हो उसके ऑर्डर को। कंज्यूमर जो है, बायर जो है, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो डिनाई कर रहे हैं कि भाई मैंने तो आपसे कोई सामान नहीं मंगवाया, आप वापस ले जाओ, मेरा तो ये सामान नहीं है। तो उनका इतना पैसा लग गया, इतना उनकी सर्विसेज लग गई, वो आप तक सामान पहुंचाने आए। तो रेप्यूटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ई कॉमर्स में हो सकता है कि आप मना कर सकते हो कि हाँ हमने तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, हमने तो ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं किया, हमने तो वो सामान नहीं मंगाया, तो आप यहाँ पे मना भी कर सकते हो। नेक्स्ट रिस्क है इसका लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑथेंटिसिटी, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना कि वो ट्रांजेक्शन तो सही हो रहा है ना, वो ट्रांजेक्शन तो गलत नहीं है, वो चेक करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक सही है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, ये चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ई कॉमर्स के अंदर। और रिस्क क्या है ई कॉमर्स के अंदर? डेटा लॉस। डेटा लॉस भी हो सकता है, डेटा चोरी भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है, और डेटा का कोई डुप्लीकेशन भी हो सकता है ई कॉमर्स में। डेटा चोरी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह डेटा ही तो जाता है, तो हो सकता है इंटरनेट पे जब डेटा ट्रैवल कराओ तो वो चोरी हो जाए, हो सकता है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाए, हो सकता है वो डेटा टैम्पर्ड हो जाए, बीच में कोई ब्रेक हो जाए, तो कुछ भी आपका ये इश्यूज ई कॉमर्स के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इश्यू क्या आ सकता है? अटैक फ्रॉम हैकर्स। हो सकता है आपका हैकर अटैक कर दे, हो सकता है हैकर्स जो है वो उसको अटैक कर दें, तो उसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट इश्यू क्या है? डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ सर्विसेज, कई बार क्या होता है कि जो वेंडर्स है वो मना करते हैं हम ये सर्विस अभी नहीं दे सकते। क्यों? वो खुद मना नहीं करना चाहते। कई बार उनकी वेबसाइट में कोई वायरस आ गया, कोई बॉम्ब आ गया, कोई भी टेक्निकल एक्सपोजर हो गया, अपन इतने सारे टेक्निकल एक्सपोजर्स पढ़े थे, कोई वायरस आ गया, कोई बॉम्ब आ गया, कोई बॉम्ब आ गया, कुछ भी टेक्निकल एक्सपोजर हो गया, उसकी वजह से जो वेंडर्स है वो मना कर रहे हैं हम आपको ये सर्विस अभी नहीं दे सकते, हम आपको ये प्रोडक्ट अभी नहीं दे सकते। ये वाला रिस्क भी हो सकता है। देन नेक्स्ट रिस्क क्या हो सकता है? नेक्स्ट रिस्क क्या हो सकता है? denial of service, then non recognition of electronic transaction। non recognition,
जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते हैं उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है उनको अपन एज अ एविडेंस शो नहीं कर सकते कोर्ट में। उनको अगर अपन को शो करना हो एज एविडेंस तो वो शो नहीं किया जा सकता जब तक आपके पास उसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है वो रिकॉग्नाइज नहीं किए जा सकते, उनकी कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस एक्स्ट्रा वर्क नहीं होती, उनको एज अ एविडेंस अपन शो नहीं कर सकते कोर्ट में, उनको एविडेंस शो नहीं कर सकते। एंड लास्ट इसका रिस्क है दैट इज लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल्स अपन पढ़ चुके हैं सारे, सब चीजों की लिस्ट मेंटेन करना, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है ऑडिट ट्रेल। कई बार क्या होता है जो लॉग्स हैं, जो लिस्ट बन रही है वो इनकम्प्लीट होते हैं, कई बार इतने और कई बार इतने ज्यादा वॉल्यूमिनस हो जाते हैं। वॉल्यूमिनस मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शंस हो गए, एक ही कस्टमर 10 बार सामान पसंद कर रहा है, उसमें से 9 डिलीट कर रहा है, फिर एक ले रहा है, तो इतने सारे ट्रांजेक्शन की ऑडिट करना बहुत मुश्किल है ऑडिटर के लिए। या फिर कई बार किसी चीज में कोई थोड़ा सा टेम्परिंग हो गई, टेम्परिंग मतलब बीच में कोई ट्रांजेक्शन ब्रेक हो गया, कोई नॉइस आ गया, कोई वायरस आ गया उसके अंदर, तो उस वजह से भी ट्रांजेक्शन जो एंटर हो रहा है उसमें कोई गलती भी हो सकती है। तो ऑडिट करना ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन्स का इतना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या क्या रिस्क पड़े अपन ने ई कॉमर्स के, ई कॉमर्स में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। पहला रिस्क है, रिस्क मतलब किसी भी चीज की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको रिस्क कहते हैं। पहला रिस्क है आपका प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, आपकी साइट हैक हो जाए ये डर आपको बना रहता है, आपकी जो प्रिवेसी है वो लीक आउट नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी इशू का आपको डर बना रहता है कि जो आपने एक्चुअल सामान जो ऑर्डर किया था जो एक्चुअल आया उन दोनों में अगर क्वालिटी में डिफरेंस कई बार आ सकता है। डिले इन गुड्स एंड हिडन कॉस्ट, कई बार सामान पहुंचने में डिले हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, मैंने कोई बुक ऑर्डर की थी, आनी थी वो आनी थी 4 जुलाई को, जो वो मेरे पास आई 30 जुलाई को, और उनके वहां पे वो शो कर रहा है कि हम डिलीवर कर चुके हैं जबकि वो मेरे पास बुक्स नहीं आई। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स ई कॉमर्स में आ सकती है। हिडन कॉस्ट छुपी भी हो सकती है। हिडन कॉस्ट मतलब कि अगर दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हो तो कोई और एक्स्ट्रा जो कॉस्ट होती है वो अपन को पहले शो नहीं कर रहे, बाद में शो कर रहे हैं। इंटरनेट एंड नॉट पर्सनल टच, कि आपको यहाँ पे अगर ई कॉमर्स साइट को एक्सेस करना है तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसको आप छू कर नहीं देख सकते। सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड का इशू हो सकता है कि कई बार क्लोनिंग हो जाती है। क्लोनिंग मतलब क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चोरी हो जाती हैं, जिससे मुझे हार्म हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो ये जरूरी नहीं है ई कॉमर्स के सक्सेस के लिए। आपके पास नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, आपकी कंट्री में रोड्स, रेलवेज, जिससे कनेक्टिविटी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह की, वो भी अच्छी होनी चाहिए। एंड प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी, प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी का मतलब कि इतने सारे लोग हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी को आइडेंटिफाई करना कि वो बंदा रिलायबल ट्रस्टवर्दी बंदा है या नहीं है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। कोई भी कहीं से किसी को भी सामान कभी भी बेच सकता है, एनोनिमिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट रिस्क है रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मना कर दो। कई बार क्या होता है कस्टमर जो है वो सामान के लिए मना कर देता है, हमने तो वो मंगवाया है नहीं, ट्रांजेक्शन के लिए मना कर देता, हमने तो वो ट्रांजेक्शन किया ही नहीं। लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, कि वो ट्रांजेक्शन ऑथेंटिक है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, वो नहीं पता लग सकता। डेटा लॉस, जब भी इंटरनेट से डेटा ट्रेवल करता है तो बीच में कई बार डेटा चोरी हो जाता है, कई बार डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, कई बार कुछ हो जाता है उसका पार्ट। अटैक फ्रॉम हैकर्स, हैकर्स अटैक कर सकते हैं आपकी ई कॉमर्स साइट्स को। डिनायल ऑफ सर्विसेज, कई बार जो होती है ई कॉमर्स वेंडर्स मना कर देते हैं, हम आपको ये सर्विस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई वायरस आ गया, कोई बॉम्ब आ गया, कोई बॉम्ब आ गया, कोई भी टेक्निकल एक्सपोजर हो गया, जिसकी वजह से वो हमें कोई सर्विसेज कई बार नहीं दे पाते, कि पहले दे रहे थे अब हम आपको वो सर्विसेज नहीं दे सकते। नॉन रिकॉग्निशन, आप यहाँ पे ई कॉमर्स के जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, उनकी कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको एज ए एविडेंस कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकते। देन लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल, इनकी ऑडिट करना इतना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना वॉल्यूमिनस ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, और कई बार क्या होता है बीच में कोई ट्रांजेक्शन टेम्पर्ड भी हो जाता है, तो उन सबको मेंटेन करना, उन सबको ऑडिट करना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होता है। तो ई कॉमर्स के टाइम पे आपको ये सारे रिस्क फेस करने पड़ सकते हैं। देन कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल्स लगाएंगे इन सारे रिस्क से बचने के लिए? आप क्या क्या कंट्रोल्स लगाएंगे? कंट्रोल्स इन ई बिजनेस, आप लोग जानते हैं कंट्रोल्स का मतलब क्या है, थर्ड चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। कंट्रोल्स मतलब कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो आप अडॉप्ट करते हो। क्यों अडॉप्ट करते हो, क्यों यूज में लेते हो? ताकि अपन को ये अश्योरेंस मिल सके
कि हम हमारा ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाएंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अपन अचीव कर पाएंगे, और कोई भी एरर आई तो उसको प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर दिया जाए। यही तो होते हैं कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स कोई भी पॉलिसीज, कोई भी प्रोसीजर्स जो आप अडॉप्ट करते हो, क्यों? ताकि हमें ये श्योरिटी हो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाए। मतलब हमारा जो काम हो रहा है, हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब जो काम आप कर रहे हो वो काम आप एफिशिएंटली कर रहे हो, वो काम आप इफेक्टिवली कर रहे हो, इसलिए आप कंट्रोल्स लगाते हो कि काम मैं एफिशिएंटली करूंगी, काम मैं इफेक्टिवली करूंगी, एंड सारे रूल्स को फॉलो करते हुए मैं मेरा काम करूंगी। तो कंट्रोल्स क्या होते हैं? कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोसीजर्स क्यों अडॉप्ट करते हैं? ताकि हमें ये एश्योरेंस मिले कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाएंगे, हम जो भी काम कर रहे हैं वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे, सारे रूल्स को हम फॉलो करते हुए वो सारे काम हम कर पाएंगे। थर्ड चैप्टर में कंट्रोल्स ही कंट्रोल्स पढ़े थे बेटा। ठीक है, अब ई कॉमर्स में क्या होता है कि इन कंट्रोल्स हर लोगों पे कंट्रोल लगे हुए होने जरूरी है। जो ई कॉमर्स चेन में ई कॉमर्स करने के लिए एक बंदा तो नहीं है ना जो ई कॉमर्स का काम कर रहा है, इसकी तो पूरी चेन होती है। चेन मतलब बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई तो मर्चेंट है, कोई वेंडर है, कोई लॉजिस्टिक पार्टनर है, तो कोई यूजर है। ठीक है, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स की चेन में जुड़े हुए हैं। तो हर इंसान पे, नेसेसरी फॉर ऑल द पर्सन्स, सब पर्सन्स पे ये कंट्रोल्स लगे हुए होने जरूरी है। सब पर्सन्स के लिए कंट्रोल्स लगाने जरूरी हैं। कौन से लोगों के लिए आप कंट्रोल्स लगाओगे? ये लोगों के लिए कंट्रोल्स पढ़ने जा रहे हैं अपन, क्योंकि जितने भी चेन में लोग जुड़े हुए हैं उन पे क्या क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, या क्या क्या कौन से लोग जो है वो कंट्रोल फॉलो करेंगे, वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यूजर्स। यूजर्स कौन होते हैं? आप और हम जो है वो यूजर्स हैं। हम जो यूज कर रहे हैं, कोई भी जो हम खरीद रहे हैं ई कॉमर्स साइट से, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो यूजर जो है वो जेन्युइन यूजर है, जेन्युइन यूजर है। कई बार क्या होता है, यूजर का अकाउंट हैक हो जाता है। कई बार क्या होता है, यूजर का अकाउंट हैक हो गया और हैकर ने यूजर के अकाउंट से कुछ भी ऑर्डर कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। यूजर जेन्युइन होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। आप इस तरीके का कंट्रोल, ऐसी पॉलिसी आप काम में लो, ऐसा प्रोसीजर काम में लो, जिससे आप चेक कर सको कि आपका जो यूजर है, अमेजोन के जो यूजर है, अमेजोन के यूजर मैं हूँ, तो अमेजोन का जो यूजर है वो जेन्युइन यूजर होना चाहिए। वो जेन्युइन यूजर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हैक कर कर उसके अकाउंट को हैक कर रहा है। तो ऐसा प्रोसीजर यूज में लिया जाना चाहिए यूजर्स के लिए। सेकंड है यहाँ पे सेलर्स, मर्चेंट्स। सेलर्स, मर्चेंट, जो बेचने वाले लोग हैं उन पे क्या कंट्रोल लगा होना चाहिए? अगर जो बेचने वाले लोग हैं वहां जो सामान बेच रहे हैं, अगर उन्होंने कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई भी कंट्रोल्स नहीं लगाए अपने ऊपर, जो भी सामान बेच रहे हैं उन्होंने कोई भी कंट्रोल्स नहीं लगाए, तो अगर तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। जो सप्लायर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, अगर उन्होंने कोई भी चीज के लिए कंट्रोल्स नहीं लगाए, कोई भी चीज के लिए सिक्योरिटी नहीं लगाई, तो उनको बहुत ज्यादा लॉस, बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। किन किन चीजों के लिए कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे उनको? प्रोडक्ट कैटलॉग पे, कि प्रोडक्ट का कैटलॉग ऐसा दिखना चाहिए, उसमें इतने आइटम्स होने चाहिए, यही चीजें आनी चाहिए, यही चीजें डिस्क्राइब करेंगे, सारे कंट्रोल्स प्रोडक्ट कैटलॉग पे। प्राइस कैटलॉग पे कंट्रोल लगाना बहुत जरूरी है कि प्राइस कौन देख सकता है, कौन नहीं, कौन चेंज कर सकता है, कौन उसमें नई एंट्री कर सकता है। डिस्काउंट एंड प्रमोशनल स्कीम्स जो आप दे रहे हो उन पे आपका कंट्रोल लगा हुआ होना चाहिए। जो सेलर्स हैं वो डिस्काउंट और जो प्रमोशनल स्कीम्स दे रहे हैं उन पे कंट्रोल लगाओ कि कितने दिन के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट आज निकाला और वो जिंदगी भर चलता ही जा रहा है वो डिस्काउंट, तो उनको तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। आप लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट लगाते हो कि सुबह 10 से शाम के 5 तक हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं, तो 5 बजे बाद अगर कोई बंदा 5 पे भी वो सामान खरीद रहा है तो वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो स्कीम अब खत्म हो गई, वो सिर्फ 5 बजे तक की स्कीम थी। तो ये कुछ कंट्रोल्स हैं आप जो लगा के रखते हो। अगर आपने ये नहीं लगाए तो आपको बहुत ज्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रिटर्न्स, कितने दिन में रिटर्न कर सकते हो, कैसी रिटर्न करते टाइम प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए। जैसे ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो आप लोगों ने कभी कुछ रिटर्न किया होगा, तो रिटर्न करते को कहते हैं हमें हमारे पैकेट के अंदर सामान रिटर्न करके दो। मतलब अगर अमेजोन का कुछ भी रिटर्न कर रहे हो तो अमेजोन की जो बाहर की थैली आती है जिसपे अमेजोन लिखा हुआ रहता है, प्लास्टिक जो आता है, उसके अंदर आपका सामान होना चाहिए। अगर उसके अंदर नहीं है तो वो आपसे रिटर्न नहीं लेंगे। तो ये कंट्रोल्स हैं, ये उनके रूल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो लोग लगाते हैं अपने रूल्स। ठीक है, एंड कैश, जो भी सीओडी के थ्रू जो कैश रिसीव कर रहे हो उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है, कब होनी है,
कितने टाइम में पेमेंट अपडेट हो जाना चाहिए। जो सीओडी का है, सीओडी आपने रिसीव कर लिया पेमेंट, तो कोई ना कोई सेल्समैन होगा जो मेरे से सीओडी का पैसा ले रहा है, वो सेल्समैन कैसे वहां अपडेट करेगा, कितने टाइम में उसको वहां के सिस्टम में, वेंडर के सिस्टम में अपडेट करना है कि उसने पेमेंट ले लिया है, कितने टाइम तक मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ये सारी चीजों की जो अकाउंटिंग है उन पे प्रॉपर कंट्रोल लगा हुआ होना चाहिए। तो सेलर्स एंड मर्चेंट्स, सेलर्स और मर्चेंट्स अगर कोई भी कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है। किन किन चीजों पे कंट्रोल लगाना उनके लिए अच्छा है? प्रोडक्ट के कैटलॉग्स पे, प्राइस के कैटलॉग्स पे, डिस्काउंट्स पे, प्रोडक्ट रिटर्न्स पे, सीओडी अकाउंटिंग्स पे, इन सब पे उनका कंट्रोल लगाना उनके लिए जरूरी होता है। अगर वहां उन्होंने कंट्रोल नहीं लगाए तो आपको बहुत ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ सकता है। थर्ड, कौन से लोग हैं जो कंट्रोल्स लगाएंगे? जैसे कि गवर्नमेंट है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि गवर्नमेंट ई कॉमर्स साइट पे कोई कंट्रोल्स ही नहीं लगाती, नहीं, गवर्नमेंट भी कंट्रोल्स लगाती है। गवर्नमेंट कंट्रोल लगाती है टैक्स के लिए कि आप जितना सामान बेच रहे हो उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स मिल जाना चाहिए, कितने टाइम में आप हमें कितने सामान का क्या टैक्स दोगे, उसके लिए गवर्नमेंट कंट्रोल लगाती है। एंड गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि जो भी आप अपनी साइट के थ्रू सामान बेच रहे हो वो लीगल है। कोई इलीगल सामान तो आप अपनी साइट ऑनलाइन नहीं बेच रहे ना। जैसे लीगल मतलब, इलीगल मतलब कोई ड्रग्स वगैरह की सप्लाई तो आप ऑनलाइन नहीं कर रहे ना। ये चीजों का गवर्नमेंट ध्यान रखेगी, इस चीज के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल लगाकर रखेगी। तो गवर्नमेंट किस चीज के लिए कंट्रोल लगाएगी? तो टैक्स के लिए, कि जितना भी टैक्स उसको मिलना चाहिए वो सारा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। एंड जो भी सामान आप बेच रहे हो ई कॉमर्स के थ्रू वो सारा का सारा सामान लीगल है ना, कोई इलीगल सामान तो आप सेल आउट नहीं कर रहे। ठीक है। नहीं, और कौन लोग हैं जिन पे कंट्रोल्स लगा हुआ होना चाहिए, जो खुद कंट्रोल्स लगाएंगे? कौन है? और नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमें नेटवर्क दे रहे हैं, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, वो होते हैं नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स। बिना इंटरनेट के तो ई कॉमर्स का काम नहीं हो सकता ना, हमारे लिए भी नहीं हो सकता और वेंडर के लिए भी नहीं हो सकता। वेंडर को क्या पता चलेगा कि उसके पास इंटरनेट नहीं है कि मैंने ये सामान उससे खरीदा। तो ई कॉमर्स का काम हो ही नहीं सकता बिना नेटवर्किंग के, बिना इंटरनेट के। तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, जो लोग भी आपको नेटवर्क दे रहे हैं वो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि उनका नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए एंड सिक्योर नेटवर्क होना चाहिए। सिक्योरिटी वहां पे होनी चाहिए। नेटवर्क की सिक्योरिटी अपन ने पढ़ चुके, नेटवर्क पे सिक्योरिटी लगा दो, नेटवर्क एक्सेस पाथ और ये सब अपन ने बहुत सारे पढ़े थे। तो नेटवर्क भी सिक्योर्ड होना चाहिए और नेटवर्क हमेशा अवेलेबल होना चाहिए जब भी आपको नेटवर्क चाहिए। क्योंकि अगर नेटवर्क में डाउन टाउन आ गया, डाउन टाइम आ गया, मतलब इंटरनेट, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा तो काम चल जाएगा, मैं उस टाइम शॉपिंग नहीं करूंगी, 2 घंटे बाद कर लूंगी। पर जो ई कॉमर्स वेंडर है अगर उसका इंटरनेट चलना बंद हो गया तो उसका तो पूरा बिजनेस ही इंटरनेट पे है, उसका पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, बिजनेस ही उसका नहीं चलेगा। उसको क्या पता किसने खरीदी है, किसने मेरा सामान रिटर्न की रिक्वेस्ट लगा दी, इंटरनेट नहीं चलेगा तो ये सारी प्रोसेसिंग उसकी हो ही नहीं पाएगी, काम नहीं हो पाएगा। तो डाउन टाइम नहीं आना चाहिए, डाउन टाइम होने से बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स किस तरीके का कंट्रोल लगा के रखेंगे कि हमारा नेटवर्क हमेशा अवेलेबल होना चाहिए और सिक्योर्ड होना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपके लिए टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स। नेटवर्क के अलावा जो भी चीजें आप ले रहे हो उसको आप टेक्नोलॉजी कह सकते हो। नेटवर्क के अलावा आपको ई कॉमर्स के लिए और क्या चाहिए? नेटवर्क के अलावा आपको कंप्यूटर्स चाहिए, आपको डेटाबेस चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए आपको नेटवर्क के अलावा। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई? टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ आप ध्यान रखोगे क्लाउड, क्लाउड से अगर कोई सर्विसेज दे रहे हो तो क्लाउड के बैकएंड सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, एप्लीकेशन का बैकएंड, बैकएंड मतलब क्लाउड क्या काम करता है, कहाँ चीजें स्टोर हो रही है वो मुझे नहीं दिखता, तो वो क्लाउड पे स्टोर हो रही है वो सारी चीजें। तो क्लाउड सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, उस पर प्रॉपर कंट्रोल्स है ना, वो चीजों का बैकअप रख रहा है ना, ये सारी चीजों के यहाँ पे कंट्रोल्स होने चाहिए। एंड वो अवेलेबल रहेगा ना, जब मुझे क्लाउड से जो डेटा चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल रहेगा नहीं रहेगा, वो प्रॉपर सिक्योर्ड है या नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देखोगे। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स। भाई बहुत जरूरी है लॉजिस्टिक्स भी ई कॉमर्स के अंदर। लॉजिस्टिक्स कौन होते हैं? कल मैंने बताया था, जो भी ट्रांसपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर, जो भी कुछ भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वही लॉजिस्टिक पार्टनर्स होते हैं। यही बंदे फाइनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सामान लास्ट में पहुंचाने के लिए।
लॉजिस्टिक पार्टनर्स, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कस्टमर तक सामान डिलीवर करने के लिए। तो अगर इन्होंने कोई कंट्रोल्स नहीं लगा रखे कि इतने दिन के अंदर सामान पहुंच जाना चाहिए और ऐसे वैसे कुछ भी कंट्रोल्स लगा रखे, तो अगर आज ऑर्डर किया और 4 महीने बाद आ रहा है तो कौन आपसे दोबारा सामान खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो इन पे भी कंट्रोल्स लगे होने चाहिए, क्योंकि यही बंदे रिस्पॉन्सिबल है कस्टमर तक उनका सामान पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये भी अपना काम अच्छे से कर सके। एंड पेमेंट गेटवे पे भी कंट्रोल्स लगे हुए होने चाहिए। पेमेंट गेटवे क्या है? जिसके थ्रू सप्लायर को अपना पैसा वापस मिल रहा है, उनको पेमेंट गेटवे कहते हैं। तो ई कॉमर्स साइट जब तक नहीं चल सकती जब तक पेमेंट गेटवे उसके इफेक्टिव एफिशिएंट एंड फुल प्रूफ पेमेंट गेटवे नहीं होंगे, तब तक ई कॉमर्स साइट आपकी रन नहीं कर सकती। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो छोटी से छोटी ई कॉमर्स साइट हो, पेमेंट तो ऑनलाइन ही होगा, तो ऑनलाइन पेमेंट सिक्योर्ड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए एंड फुल प्रूफ होना चाहिए, उसमें गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए, तभी आपकी ई कॉमर्स साइट रन कर सकती है। तो यहाँ ये कंट्रोल लगाओगे कि पेमेंट गेटवे मेरा इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फुल प्रूफ होना चाहिए। आगे बात यहाँ तक समझ में? देन अपन रिवाइज करते हैं, अपन ने क्या पढ़ा? कंट्रोल्स, कौन से लोग हैं, जितने भी चेन के अंदर, ई कॉमर्स चेन के अंदर लोग हैं, वो अपने ऊपर कुछ कंट्रोल्स लगाते हैं। क्या? जैसे यूजर्स है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका साइट जेन्युइन यूजर ही यूज करेगा, कोई हैकर आपकी साइट यूज नहीं कर रहा। सेलर्स, मर्चेंट्स, अगर वो खुद पे कोई भी कंट्रोल नहीं लगाते तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, कॉस्ट का लॉस हो सकता है। प्रोडक्ट कैटलॉग पे आप कंट्रोल लगाओ, प्राइस पे कंट्रोल लगाओ, डिस्काउंट पे कंट्रोल लगाओ, प्रोडक्ट रिटर्न्स पे, सीओडी अकाउंटिंग पे कंट्रोल्स आप लगाओ। गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रोल्स लगाती है कि टैक्स का पूरा पैसा उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये चेक करने के लिए। एंड जो सामान आप बेच रहे हो वो सारा का सारा लीगल है ना, कोई इलीगल सामान तो आप नहीं बेच रहे हैं ना। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमें नेटवर्क दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो वो ये ध्यान रखेंगे कि नेटवर्क हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर नेटवर्क चला गया तो मेरे बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, नेटवर्क को छोड़कर जो भी चीजें हैं लाइक कंप्यूटर्स, डेटाबेस, वो सब टेक्नोलॉजी के अंदर आ रही है। तो ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है ना जब मुझे चाहिए, और वो सिक्योर्ड है ना, क्लाउड का बैकएंड, एप्लीकेशन का बैकएंड। देन लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स, ये बंदे फाइनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सामान को फाइनली डिलीवर करने के लिए। अगर ये टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे तो कस्टमर्स आपका खुश नहीं होगा, आपसे सामान आपसे हैप्पी नहीं होगा। पेमेंट गेटवे, कोई भी ई कॉमर्स साइट जब तक उसका पेमेंट गेटवे इफेक्टिव, एफिशिएंट, फुल प्रूफ नहीं होगा तब तक वो रन नहीं कर सकती। तो आप ये ध्यान रखोगे कि मेरा पेमेंट गेटवे इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फुल प्रूफ होना चाहिए। तो ये तो अपन ने क्या पढ़ा बेटा? ये अपन ने पढ़ा कि ई कॉमर्स की चेन में जितने भी लोग होते हैं उन सब पे कोई ना कोई कंट्रोल होना चाहिए। वो सब कोई ना कोई कंट्रोल्स, कोई ना कोई पॉलिसी प्रोसीजर यूज में लेंगे ताकि ई कॉमर्स का काम आपका अच्छे से हो सके। कौन से लोग हैं, क्या क्या काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट अपन इस कंट्रोल्स के अंदर पढ़ेंगे कि हर एक जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अपन इतने सारे पार्टिसिपेंट्स पढ़े, यूजर्स हैं, आपके सेलर्स हैं, आपके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स, ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये क्या प्रोसीजर काम में लेते हैं, ये क्या पॉलिसी काम में लेते हैं, ताकि ये क्या प्रोसेसिंग काम में लेते हैं, क्या पॉलिसी काम में लेते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। ई कॉमर्स रिलेटेड जो रिस्क है, ई कॉमर्स से रिलेटेड जो रिस्क है, उनसे बचने के लिए ये लोग क्या पॉलिसी, क्या प्रोसीजर काम में लेते हैं। अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो यूजर्स हो, चाहे वो मर्चेंट्स हो, चाहे वो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, वो लोग क्या प्रोसीजर, क्या पॉलिसी काम में लेते हैं कि ई कॉमर्स से जो रिस्क उनको आने वाला है वो रिस्क उनको कम फेस करना पड़े। उसके लिए वो लोग क्या प्रोसीजर, क्या पॉलिसी काम में लेते हैं। ठीक है, पहला है इसके अंदर, दैट इज एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट। एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रिस्क। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो यूजर्स हो, चाहे वो मर्चेंट्स हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स, जो भी यूजर्स हैं, जो भी यूज कर रहे हैं कॉमर्स साइट को, सबको एजुकेट, सबको समझाना जरूरी है। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि वो लोगों को समझा सके कि क्या क्या रिस्क आ सकता है, ई कॉमर्स का क्या क्या रिस्क हो सकता है, वो लोगों को समझा सके कि ई कॉमर्स को यूज करने से आपका ये रिस्क हो सकता है।
तो लोगों को एजुकेट करने के लिए आपको एजुकेशन प्रोग्राम्स रखने पड़ेंगे, एजुकेशन प्रोग्राम्स रखने पड़ेंगे लोगों को समझाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। तो एजुकेशन प्रोग्राम्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रखते हो, महीने में एक बार रखते हो या एक दिन में एक बार रखते हो या 10 दिन में एक बार रखते हो। एंड हर एक एजुकेशन प्रोग्राम का नेचर क्या होगा? नेचर मतलब हम किस बारे में उनको समझा रहे हैं। हम वायरस के बारे में समझा रहे हैं, हम उनको यूज करने के बारे में समझा रहे हैं, हम उनको हैकिंग के बारे में समझा रहे हैं, हम क्या बारे में बताने जा रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। एंड पार्टिसिपेंट कौन कौन होंगे उस एजुकेशन प्रोग्राम के, ये उसको पता होना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? जैसे कि यूजर्स हैं, यूजर्स भी कौन है? हाउस होल्ड्स हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कि कोई रीसेलर्स हैं, कौन है? ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताओ कि रिस्क क्या है ई कॉमर्स को यूज करने से। तो उनके लिए आपको एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करने पड़ेंगे। वो कितनी बार रखते हो, क्या नेचर रखते हो, ये डिपेंड करता है। एंड उस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट कौन कौन होंगे ये आपको पता होना चाहिए। जितनी ज्यादा इंफॉर्म्ड होगी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्म मतलब जितना उसको पता होगा कि ये सारे रिस्क आ सकते हैं, उतना रिस्क से लड़ने में, उतना रिस्क को मिटिगेट करने में उसके लिए आसानी होगी। जितना उसको पता होगा कि ये सारे रिस्क हमें फेस करने पड़ सकते हैं जब मैं ई कॉमर्स की साइट, मैं कोई भी ई कॉमर्स की साइट बनाने जा रही हूँ, तो मुझे अगर ये पता है कि ये रिस्क आ सकते हैं, इन लोगों की वजह से रिस्क आ सकते हैं, तो मैं उतना आसान रिस्क को कम करने की कोशिश कर सकती हूँ। रिस्क को मिटिगेट करना मेरे लिए उतना ही आसान हो जाएगा। समझ में? नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नेक्स्ट है कौन सी पॉलिसी काम में लोगे? दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी टू इट्स कस्टमर। हमारी क्या पॉलिसी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, अमेज़न की क्या पॉलिसी है, फ्लिपकार्ट की क्या पॉलिसी है, मिंत्रा की क्या पॉलिसी है, वो कम्युनिकेट करो, वो आप अपने कस्टमर्स को समझाओ। कौन सी पॉलिसीज के बारे में आप अपने कस्टमर्स को समझाएंगे? आप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में समझाएंगे कि हम कैसे आपका डेटा प्राइवेट रखेंगे, कौन सा डेटा तो हम प्राइवेट रखेंगे, कौन सा प्राइवेट नहीं रखेंगे। और ये जो आपको हम समझाएंगे, ये वेबसाइट पे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप समझ सकते हो कि यहाँ से मैं मेरे डेटा को प्राइवेट रख सकती हूँ, सिक्योर रख सकती हूँ, जिस डेटा को मुझे प्राइवेसी रखनी है। हम आपको समझाएंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड है, ठीक है। हम आपको समझाएंगे शिपिंग एंड बिलिंग प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से हम शिपिंग करेंगे, कैसे बिल जनरेट होगा, कितना उस पर टैक्स लगेगा, ये सारी बातें आपको क्लियरली समझाई जाएंगी। तो क्लियरली समझाई जाएंगी कोई भी कस्टमर है उनको। एंड आपको रिफंड पॉलिसी के बारे में समझाया जाएगा। रिफंड मतलब अगर कोई सामान आपको वापस करना है तो कैसे करना होगा, कितने दिन में करना होगा, क्या होना चाहिए उस टाइम पे, कैसा सामान होना चाहिए, जो भी है रिफंड पॉलिसी आपको क्लियरली समझाई जाएगी। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी टू द कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो कस्टमर्स को समझाओ, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। क्या क्या पॉलिसी के बारे में समझाएंगे? प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में, शिपिंग एंड बिलिंग के बारे में, एंड रिफंड पॉलिसी के बारे में कस्टमर्स को समझाया जाएगा। देन नेक्स्ट है इसके अंदर, दैट इज ensure compliance with industry body standards। कंप्लायंस विद इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड मतलब जब भी कोई ई कॉमर्स साइट आप बनाने जा रहे हो तो ये आप ध्यान रखो कि आप जो भी आपके स्टैंडर्ड, आपकी इंडस्ट्री है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप कोई भी ई कॉमर्स साइट को डेवलप करेंगे। जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, जैसे अगर पेमेंट के मेथड के लिए आरबीआई ने कोई रूल निकाल रखा है, पेमेंट के लिए आरबीआई ने कोई स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, तो उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। कि अगर कोई क्लोथ्स है तो उस पर 14% जीएसटी लगेगा, और कोई मोबाइल फोन्स है तो उस पर 15% जीएसटी लगेगा, या सो ऑन। आरबीआई ने जो भी स्टैंडर्ड सेट कर रखा है वो सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे, जितने भी स्टैंडर्ड्स है उनके अकॉर्डिंग अपन ई कॉमर्स के अंदर काम करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है इसके अंदर, आप अपने ई कॉमर्स को प्रोटेक्ट करो, अपने ई कॉमर्स को प्रोटेक्ट करो किन से? इंट्रूजन से। इंट्रूजन मतलब जो बाहर के बंदे हैं जो बिना परमिशन के मेरे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इंट्रूजन, इंट्रूडर्स कहते हैं। किन से बचाओ? वायरस से बचाओ अपनी ई कॉमर्स साइट को।
वायरस, अगर वायरस आ गया, आप रेगुलरली चेक करते रहो। आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाओ अपने इसके अंदर, जो भी ई कॉमर्स की साइट जिन्होंने बनाई है, जो अमेजोन की साइट चलती है, तो अमेजोन का वेंडर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो उसकी ई कॉमर्स की साइट को रेगुलर डेली चेक करता है कि उसमें कोई वायरस तो नहीं आ गया ना, क्योंकि अगर वायरस आ गया तो बहुत ज्यादा डेटा का लॉस हो सकता है। तो आप अपनी साइट को बचाने की कोशिश करो वायरस से, हैकर से बचाने की कोशिश करो। हैकर से मतलब अपन ये चेक करेंगे कि मेरी साइट कितनी वल्नरेबल है, मतलब उसमें कितने लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ से हैकर हैक कर सकता है, क्या क्या डेटा को एक्सेस कर सकता है। ये सारी चीजों के लिए अपन उसको बचाने की कोशिश करेंगे कि हैकर हैक ना कर ले। पासवर्ड्स, पासवर्ड्स का मतलब पासवर्ड, आप ध्यान रखो कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो रेगुलरली अपना पासवर्ड चेंज करते रहे। आपके जो एम्प्लॉयज हैं, अमेजोन अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं जो उस पूरी साइट को मैनेज करते हैं, कौन कब कहाँ से खरीद रहा है, क्या बेचना है क्या नहीं बेचना, जो भी काम है, तो वो अपने पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करते रहेंगे, क्योंकि एक ही पासवर्ड अगर लॉन्ग टाइम तक होगी तो हैकर आसानी से हैक कर सकता है। एंड जो पुराना एम्प्लॉय का कोई पासवर्ड था, फॉर्मर एम्प्लॉय का कोई पासवर्ड था जो छोड़कर चला गया मुझे एम्प्लॉय, उसका पासवर्ड डिफंक्ट हो जाना चाहिए। डिफंक्ट मतलब अब एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा कंपनी छोड़कर चला गया फिर भी उसके पासवर्ड से वो चीज ओपन हो रही है, नहीं, उसका पासवर्ड हाथ के हाथ वहीं पे खारिज हो जाना चाहिए कि उसके पासवर्ड से कुछ भी नहीं खुल सकता। देन रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, आप अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करते रहो। अपडेट्स मतलब उसमें सिक्योरिटी फीचर्स और बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। अगर आपने रेगुलर अपडेट नहीं किया तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी आसानी से हैक हो सकती है। जैसे व्हाट्सएप है, रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, अपन को तो लगता है वो नया फीचर दे रहा है अपडेट से, पर एक्चुअली वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहा होता है, तभी वो बार बार उसको अपडेट करता रहता है। फीचर्स के साथ सिक्योरिटी भी, उनको पता चल गया ये वाली कमियां और हैं, यहाँ से और वायरस आ सकता है, तो उन्होंने उस चीज को और चेंज कर दिया, उस चीज को और इम्प्रूव करके फिर उस चीज को और अपडेट वर्जन उसका निकाल दिया। तो आपका सॉफ्टवेयर रेगुलर अपडेटेड होना चाहिए ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, कोई भी वायरस उसके अंदर ना आ सके। नेक्स्ट है इसी के अंदर, दैट इज सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा क्या होता है बेटा? सेंसिटिव डेटा ऐसा डेटा होता है जो किसी और के हाथों में नहीं जाना चाहिए। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है, तो आप जब भी ई कॉमर्स से कोई क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आप डालते हैं तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में वहां पे जाती है। एनक्रिप्टेड मतलब कोडेड फॉर्म में कुछ भी जाता है। कोडेड फॉर्म में जा रहा है तो अगर उसको आपको एक्सेस करना है तो आपके पास उसके लिए की होनी चाहिए। की मतलब दो तरह की कीज होती है, पब्लिक की, प्राइवेट की। तो आपके पास उसकी प्राइवेट की होनी चाहिए, तभी आप एनक्रिप्टेड डेटा को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप एनक्रिप्टेड डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आ गया समझ में? तो आप अपने ई कॉमर्स को प्रोटेक्ट करो इंट्रूजन से, कि बाहर का कोई बंदा हमारे ई कॉमर्स को हार्म ना पहुंचा सके। तो क्या पॉलिसी, क्या प्रोसीजर हर पार्टिसिपेंट्स फॉलो करेंगे? सबसे पहला एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट्स, कि लोगों को एजुकेट करो, लोगों को समझाओ। ये ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जिसमें अपन लोगों को एजुकेट कर सकें कि क्या काम कैसे होना है। तो एजुकेशन प्रोग्राम्स रखने के लिए आपको उसका नेचर पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे। जितनी ज्यादा इन्फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी, रिस्क को दूर भगाना उतना ही उनके लिए आसान होगा। देन कम्युनिकेट करो, हमारी क्या पॉलिसी है, कस्टमर्स को समझाओ हमारी क्या पॉलिसी है, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताओ, हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बताओ, शिपिंग पॉलिसी के बारे में बताओ, बिलिंग प्रोसेस पॉलिसी के बारे में बताओ, रिफंड पॉलिसी के बारे में बताओ। एंड आपकी जो ई कॉमर्स साइट है वो इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करे। जो आरबीआई ने जो रूल्स रेगुलेशंस निकाल रखे हैं उसको कंप्लाई करते हुए आप अपना काम करो। अपनी वेबसाइट को बचाओ इंट्रूजन से, मतलब वायरस से बचाओ। एक सॉफ्टवेयर लगा दो जो रेगुलरली चेक करे कि कोई वायरस तो नहीं आ गया। हैकर से बचाओ, ये चेक करो वल्नरेबल तो नहीं है ना मेरी साइट। पासवर्ड्स, क्या आप अपने एम्प्लॉयज को कहो कि रेगुलरली अपना पासवर्ड बदलते रहे, और पुराने एम्प्लॉयज का पासवर्ड काम में नहीं लिया जा सके दोबारा। रेगुलर अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहो ताकि सिक्योरिटी बढ़ी रहे। एंड अगर कोई सेंसिटिव डेटा है तो वो एन्क्रिप्टेड वे में ट्रेवल करेगा, और अगर आपको उस एन्क्रिप्टेड डेटा को एक्सेस करना है तो आपके पास वो की होनी चाहिए। ऐसे कुछ कंट्रोल्स आपके लगे हुए होने चाहिए। समझ में आ गया? अपन ने क्या पढ़ लिया? अपन ने तो ई कॉमर्स के रिस्क पढ़ लिए, अपन ने पढ़ लिया कौन से चेन में लोग हैं जो कंट्रोल्स अप्लाई करेंगे या जिन पे कंट्रोल्स अप्लाई करने की जरूरत है। एंड वो लोग रिस्क को खत्म करने के लिए क्या पॉलिसी, क्या प्रोसीजर ई कॉमर्स साइट को काम में लेनी चाहिए। ई कॉमर्स के जो यूजर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको क्या
पॉलिसी प्रोसीजर काम में लेना चाहिए, सारे रिस्क को कम करने के लिए जो भी कॉमर्स आने वाला है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे दैट इज गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की क्या गाइडलाइंस हैं, जो भी अगर आपको ई कॉमर्स साइट बनानी है तो आपको ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या क्या गाइडलाइंस है ई कॉमर्स की? पहली गाइडलाइन है बिलिंग। जब भी आप बिलिंग बिलिंग के लिए आप ध्यान रखोगे, आप कोई भी चीज की बिलिंग करते हो तो आप ध्यान रखोगे कि फॉर्मेट ऑफ बिल क्या होना चाहिए, कि पहले सीरियल नंबर आना चाहिए, कि पहले नाम आना चाहिए, कि पहले क्वांटिटी आना चाहिए, कि पहले उसका कोड आना चाहिए। जो भी है फॉर्मेट क्या होना चाहिए आपका बिल का, ये ध्यान रखोगे। बिल के अंदर क्या क्या डिटेल्स आएंगी? बिल में सिर्फ उस प्रोडक्ट का नाम और बिल आएगा, या उस प्रोडक्ट का नाम, कौन सी मर्चेंट उसको बेच रहा है, कितना डिस्काउंट आपने लगाया, कितनी क्वांटिटी, ये सारी चीजें आएंगी, या क्या आएगा? डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए जब भी बिल आप कर रहे हो। एंड कितना जीएसटी उस पर लगेगा, उस बिल के ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी कितना है। किसी प्रोडक्ट पे तो 14% जीएसटी लगता है, किसी पे 15, किसी पे 16 एंड सो ऑन। तो कितना जीएसटी लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो बिलिंग की गाइडलाइंस, हमको फॉर्मेट ऑफ बिल पता होना चाहिए, डिटेल्स क्या डाले हम बिल्स के अंदर, एंड एप्लीकेबल जीएसटी कितना क्या जीएसटी आएगा, ये चीजों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्ट गारंटी एंड वारंटी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट की गारंटी एंड वारंटी। प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, प्रोडक्ट की कितनी वारंटी है। कोई भी सामान खरीदते अपन चेक करते हैं इसकी गारंटी है क्या, इसकी वारंटी है क्या। अगर खराब आ गया तो 1 साल में बदला सकते हो, 6 महीने में बदला सकते हो। देख लो तब भी गारंटी प्रॉपर डिस्प्ले होनी चाहिए, तभी आपको दिखनी चाहिए कि इसकी इतनी गारंटी इतनी वारंटी। एंड जब वो सामान फिजिकली आपके पास आ रहा है तब एक डॉक्यूमेंट साथ में आना चाहिए, हार्ड कॉपी में साथ में आना चाहिए जिसमें ये लिखा हुआ। नेक्स्ट है शिपिंग। नेक्स्ट है शिपिंग। शिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिपिंग का टाइम, किस टाइम पे शिप होगा, ई कॉमर्स वेंडर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ शिपिंग, एक दिन में हम कितनी बार करते हैं, मतलब कितनी बार शिपिंग का प्रोसीजर यूज में लेते हैं, या हम एक साथ सामान इकट्ठा करके हफ्ते भर में इतने या डेली का शिपिंग कर देते हैं, या क्या है। एंड पैकिंग एट द टाइम ऑफ शिपिंग, शिपिंग के टाइम पे वो सामान कैसा पैक है, वैसा ही पैक रहना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ई कॉमर्स में ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो शिपिंग मतलब किस टाइम पे शिपिंग होगी, कितनी बार शिपिंग होगी, एंड सामान कैसा क्या पैक्ड होगा शिपिंग के टाइम पे, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। डिलीवरी, डिलीवरी सामान जो पहुंच रहा है कस्टमर के पास वो कैसे क्या कब पहुंचेगा, आप कौन सा मोड ऑफ डिलीवरी काम में ले रहे हैं। मोड ऑफ डिलीवरी का मतलब आप कुरियर के थ्रू सामान भिजवा रहे हैं किसी को, कोई थर्ड पार्टी के थ्रू सामान भिजवा रहे हैं किसी को, या फिर आपका खुद का सेल्समैन जा रहा है उस बंदे को वो सामान देने। तो आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, आप कुरियर के थ्रू कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू, या सेल्समैन डिलीवर कर रहे हैं। देन आप कब डिलीवरी कर रहे हैं, कब मतलब व्हेन मतलब कब डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब आप सुबह डिलीवर कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, टाइम क्या डिलीवरी का। एंड कहाँ पे डिलीवरी कर रहे हैं, वेयर डिलीवरी, कहाँ डिलीवरी हो रही है। कहाँ मतलब आप उसके घर पे डिलीवर कर रहे हैं, आप उसके ऑफिस में सामान डिलीवर कर रहे हैं, या कई बार क्या होता है जो ई कॉमर्स, जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहाँ पे ई कॉमर्स जो वेंडर्स होते हैं वो अपना खुद का एक बड़ा सारा ऑफिस खोल लेते हैं, अपना बड़ा सारा एक स्टोर खोल लेते हैं, वहां पे सामान आ जाता है सारा, और जिनको सामान चाहिए वो वहां जाकर अपना कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका मिस हो गया सामान तो वहां जाकर उस स्टोर से जाकर भी आप सामान कलेक्ट कर सकते हैं। तो डिलीवरी कहाँ से हो रही है सामान की, ये ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट है इसके अंदर डिलीवरी के बाद रिटर्न। रिटर्न पॉलिसी बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए ई कॉमर्स के टाइम पे। रिटर्न पॉलिसी, क्या सामान आप एक्सेप्ट करोगे रिटर्न के टाइम पे और क्या सामान आप एक्सेप्ट नहीं होगा। बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो रिटर्न नहीं होता, आप लोग कहते हैं पहले ही बता देते हैं हम ये रिटर्न नहीं करेंगे। जैसे जितने भी कंज्यूमेबल्स आइटम्स होते हैं, जो चीज आप कंज्यूम करते हो वो सामान वो लोग ज्यादातर रिटर्न नहीं करते, रिटर्न में नहीं लेते।
नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में रिटर्न कर सकते हो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कितने दिन में हम आपसे सामान रिटर्न ले लेंगे। और जब रिटर्न आ गया सामान तो कितने दिन में आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, अमाउंट कितने दिन में आप अपना रिसीव कर लेंगे। आप अमाउंट अपना 2 दिन में रिसीव कर लेंगे, हाथ तक रिसीव हो जाएगा, विद इन 10 वर्किंग डेज में आपका अमाउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है। देन लास्ट इसकी गाइडलाइंस है, ई कॉमर्स की लास्ट गाइडलाइंस है, दैट इज पेमेंट। हाँ जी, ई कॉमर्स की लास्ट गाइडलाइन है, दैट इज पेमेंट। लास्ट गाइडलाइन है, दैट इज पेमेंट। पेमेंट मतलब पेमेंट के लिए भी पॉलिसी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि कौन सा मोड ऑफ पेमेंट आपकी साइट काम में ले रही है। सीओडी सिर्फ काम में ले रही है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बहुत सारी सब साइट्स के अपने अलग अलग पेमेंट्स मोड होते हैं। कौन से प्रोडक्ट्स के लिए क्या स्पेसिफिक पेमेंट मोड है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें सीओडी नहीं होता ऑप्शन। कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कहते हैं इसमें सीओडी अवेलेबल नहीं है, इसमें आप कुछ और भी कोई और पेमेंट मोड चूज करके उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइडलाइंस, क्या क्या गाइडलाइंस अपन को फॉलो करनी है जब ई कॉमर्स साइट अपन बनाने जा रहे हैं। बिलिंग, बिलिंग के लिए अपन को ध्यान रखना है बिलिंग का फॉर्मेट क्या होगा, क्या डिटेल्स उस बिल में डालेंगे एंड कितना उसके ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी लगेगा। देन प्रोडक्ट गारंटी एंड वारंटी, जब भी प्रोडक्ट डिस्प्ले करो तब भी बहुत क्लियर दिखना चाहिए कि ये उसकी गारंटी है, इतनी वारंटी है। एंड जब सामान डिलीवर हो गया है तब उसके साथ एक डॉक्यूमेंट आना चाहिए जिसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए इसकी इतनी गारंटी, इतनी वारंटी है। शिपिंग, कितनी बार शिपिंग कर रहे हो, कौन से टाइम पे शिपिंग कर रहे हो एंड कैसी क्या पैकेजिंग हो रही है शिपिंग की। डिलीवरी, कौन सा मोड काम में ले रहे हो, कुरियर के थ्रू डिलीवर कर रहे हो, थर्ड पार्टी के थ्रू, या खुद का सेल्समैन जा रहा है डिलीवर करने, या फिर आप कब शिप कर रहे हो, कब डिलीवर कर रहे हो एंड कहाँ डिलीवर कर रहे हो, घर में, ऑफिस में या फिर स्टोर में। रिटर्न, हम कौन सा सामान रिटर्न के लिए एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे, कितने दिन में हम रिटर्न एक्सेप्ट कर लेंगे, टाइम, आपको कितने दिन में आपका पैसा वापस मिल जाएगा। पेमेंट, अब कैसे हमें पैसा दे सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं। कुछ साइट्स ऐसी होती है जो फिक्स कर दे रही है कि इनके लिए सीओडी है और इनके लिए सीओडी अवेलेबल नहीं। क्लियर हो गई गाइडलाइंस फॉर द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस। देन एक टॉपिक है बेटा कमर्शियल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कमर्शियल लॉज, कौन से लॉज हैं, कमर्शियल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। कमर्शियल लॉज कौन से हैं ई कॉमर्स के लिए, ये सारे लॉज जो हैं ये आप लोग लॉ में अपने पढ़ चुके हैं, लॉ में पढ़ चुके हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, कस्टम एक्ट। तो ये सारे लॉज आप लोग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जीएसटी क्या होता है, कॉम्पिटिशन एक्ट, सीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सारे एक्ट आप लोग खुद पढ़ेंगे, सेल्फ रीड करेंगे, सेल्फ करेंगे। ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये टॉपिक मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये सारे एक्ट्स आप लोग लॉ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो पहले मैं थोड़ा सा सुन लूं फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज स्पेशल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स। स्पेशल लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स। कुछ और स्पेशल लॉज, जो लॉज मैंने आपको बोले वो तो पढ़ने ही नॉर्मल लॉज होते हैं। स्पेशल लॉज भी ई कॉमर्स के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि एक है लॉ है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट,
2000 में बना था, अमेंड हुआ था 2008 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में बना था, अमेंड हुआ था 2008 में। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक एक्ट आया था 1932। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये डिटेल में एकदम डिस्क्राइब में तो बेटा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5 में आपको मिल जाएगा। एकदम डिटेल में वहां पढ़ेंगे अपन 1 एंड 5 में। अभी अपन एकदम जरा सा पढ़ेंगे इसके बारे में कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या होता है, क्या नहीं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट, आईटी एक्ट 2000 में बना था, अमेंड कब हुआ था, 2000। ये एक्ट किस बारे में बात करता है, ये एक्ट किस बारे में बात करता है, ये जितने भी इंटरनेट पे काम हो रहा है, जितनी भी इंटरनेट पे एक्टिविटीज होती है, उन सबको गवर्न करना, उन सबका गवर्न करना का काम किसका है, आईटी एक्ट का है। मतलब जितना भी आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितने हो रहे हैं, वो सारे के सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सही तरीके से, अगर कोई ट्रांजेक्शन गलत हो गया ऑनलाइन वाला, तो उस पे पेनल्टी कितनी, क्या किस पे लगानी है, कौन सा गलत काम पे कितनी पेनल्टी लगेगी, कोई काम अगर आपने रूल्स कंप्लाई नहीं किया, रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए काम नहीं किया, तो कितनी क्या पेनल्टी लगेगी, ये सारी चीजें कहाँ डिफाइंड है, आईटी एक्ट के अंदर डिफाइंड है। बेसिकली आईटी एक्ट क्या क्या चीजों का ध्यान रखता है, लीगैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट लीगल है या नहीं है जो आप सामान बेच रहे हो। अगर प्रोडक्ट लीगल नहीं हुआ तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी, क्या फाइन लगेगी, प्रोडक्ट लीगल होना चाहिए ये जो आप सामान बेच रहे हो। डेटा, जो भी एक जगह से दूसरी जगह डेटा शेयर हो रहा है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये इस एक्ट के अंदर ध्यान रखा जाएगा। और क्या क्या इस एक्ट के अंदर ध्यान रखा जाएगा, जो कस्टमर की प्राइवेसी है वो मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका फोन नंबर सबको पता चल जाए, उसका एड्रेस सबको पता चल जाए, प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, आप किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और किन किन प्रोडक्ट से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो ये सारी चीजें आईटी एक्ट के अंदर डिफाइंड होंगी। तो आईटी एक्ट 2000-2008, आईटी एक्ट क्या बताता है कि जितने भी इंटरनेट पे एक्टिविटीज हो रही है, जितना भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहा है, उन सब पे क्या पेनल्टीज, कोई गलत काम अगर आपने कर दिया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कोई गलत कर दिया, तो किस पे कितनी क्या पेनल्टी लगेगी, अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो किस पे कितनी क्या पेनल्टी लगेगी, ये सारी बातें कहाँ बताई गई हैं, आईटी एक्ट के अंदर बताई गई हैं। यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट लीगल बेच रहे हो नहीं बेच रहे, डेटा प्रोटेक्ट है या नहीं है, कस्टमर की प्राइवेसी मेंटेन है या नहीं है, ऑनलाइन किस तरीके के प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये सारी बातें कहाँ डिफाइंड होती हैं, आपकी आईटी एक्ट में डिफाइंड होती हैं। जो बना कब था, 2000 में, अमेंड कब हुआ, 2008 के अंदर अमेंड हुआ। सेकंड आपका है दैट इज आरबीआई। सेकंड है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई 1932 में आया। आरबीआई 1932, ये क्या है, आरबीआई टाइम टू टाइम क्या है, गाइडलाइंस देती रहती है। आरबीआई जो है वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देती रहती है। ई कॉमर्स का काम जो लोग कर रहे हैं उनको, और एम कॉमर्स का काम जो लोग कर रहे हैं उनको आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइन देती है। इन लोगों को उन गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, कंप्लाई करना ही पड़ेगा, उन गाइडलाइंस पे गाइडलाइंस पे रहते हुए काम करना पड़ेगा। आरबीआई गाइडलाइंस किन चीजों से रिलेटेड देती है, ऑनलाइन पेमेंट की, किस सामान की कैसे पेमेंट होगी, उसके लिए क्या सिक्योरिटी मेजर होना जरूरी है। जैसे आरबीआई कहती है कि जो भी क्रेडिट कार्ड्स और जो भी डेबिट कार्ड्स के थ्रू अगर पेमेंट हो रहा है, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक चिप में होने चाहिए, चिप के फॉर्म में होने चाहिए, मतलब चिप लगी हुई होनी चाहिए। एंड जब भी पीओएस, पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, जब आप जैसे मॉल्स के अंदर शॉपिंग करते हैं, तो आप क्या करते थे, क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते थे, एक मशीन के अंदर डालते थे, फिर उसके अंदर कुछ एंट्री करते थे, कभी अगर किसी ने शॉपिंग की हो या किसी को देखा हो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हुए। तो पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल वो मशीन होती है जिसके अंदर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को स्वैप किया जाता है, डाला जाता है। तो जब आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, तो आरबीआई बोलता है एक पिन नंबर या एक ओटीपी जनरेट होना कंपलसरी है। बिना पिन नंबर या बिना ओटीपी के क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके पास ओटीपी नहीं आया और फिर डायरेक्टली पेमेंट हो गया, ये नहीं होना चाहिए। बिना पिन नंबर, आपसे पिन नंबर नहीं पूछा गया और फिर डायरेक्टली पेमेंट हो गया, ये आपको आरबीआई कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आरबीआई गाइडलाइंस निकालता है कि अगर आप इनसे पेमेंट ले रहे हो, लाइक आपकी साइट में अगर ऐसा कुछ पेमेंट हो रहा है, एसबीआई बडी आप काम में ले रहे हो, आप पेटीएम काम में ले रहे हो जिससे आपका
साइट पे लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस और किस तरीके से आपके अकाउंट में पैसा आएगा, कैसे वहां कटेगा, कितनी क्या ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, जो भी है डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स कौन बताता है अपन को? आरबीआई बताता है। तो और भी दो रूल्स हैं जो ई कॉमर्स साइट को गवर्न करते हैं, गाइडलाइंस हैं, और भी दो एक्ट्स एंड लॉज हैं। क्या क्या है? एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बना था, 2008 में अमेंड हुआ। यहाँ इस एक्ट में जितने भी ऑनलाइन आप काम करते हो उनमें अगर कोई गलती कर दी तो उसपे क्या पेनल्टी लगेगी आपकी, वो सारा उस एक्ट में बताया गया है। इस एक्ट में बेसिकली ये देखा जाता है कि ट्रांजेक्शन जो हो रहा है, सामान जो बेच रहे हो वो लीगल है ना, आप किस तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, डेटा प्रोटेक्टेड है या नहीं है, एंड आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो रही है नहीं हो रही। आरबीआई 1932 आरबीआई कुछ गाइडलाइंस देता है ई कॉमर्स एंड कॉमर्स के लिए, जो उनको फॉलो करनी पड़ती है जब भी ऑनलाइन पेमेंट उनका पूरा होता है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो अगर पीओएस में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डाल दो तो आपके लिए ओटीपी जनरेट होना चाहिए या पिन नंबर आपसे वो मांगना चाहिए, उसके बिना पेमेंट नहीं होना चाहिए। और अगर पेटीएम वेदर के थ्रू आप पेमेंट ले रहे हो तो कैसे क्या आपका पेमेंट मेथड रहेगा, किस तरीके से आप इकट्ठा करोगे पैसा, कहाँ आएगा, सारी डिटेल्स जो है वो आरबीआई आपको मेंशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, दैट इज डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल पेमेंट सब जानते हैं। डिजिटल पेमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स जो भी ऑनलाइन जो पेमेंट करते हो आप किसी चीज का, जिसमें इंस्टेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है, इंस्टेंट मतलब हाथ की हाथ किसी को पेमेंट कर दिया, यहीं बैठे बैठे हाथ में कहीं को किसी को पेमेंट कर दूं, इसको अपन कहते हैं डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। आजकल मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मतलब हर चीज आप ऑनलाइन करो, जितना पेमेंट भी करना है वो भी ऑनलाइन करो। आप पेट्रोल भरवा रहे हो तो उसका भी पेमेंट ऑनलाइन करो। कार की पार्किंग, कार की जो टोल टैक्स कट रहा है वो भी ऑनलाइन कट रहा है, वो भी आपको हाथ से उसका कैश देने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जहाँ सारा का सारा इंस्टेंट ट्रांजेक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के तरीके कौन से हो सकते हैं? न्यू मेथड्स पढ़ रहे हैं, नए मेथड्स कौन से है डिजिटल पेमेंट्स के? पहला है आपका यूपीआई, यूपीआई एप्स। किसी को भी क्लास में आइडिया है यूपीआई एप्स क्या होती हैं, क्या हो सकती हैं? कुछ भी इनके बारे में पता है? यूपीआई पेमेंट मेथड क्या होते हैं? कोई भी बताना चाहेगा क्लास में से? जो मैम पेटीएम और गूगल पे ये होते हैं। पेटीएम, गूगल पे, ठीक है। यूपीआई के भी क्यूआर। हाँ, यूपीआई क्या होता है? यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट किसी को करना है तो आप यूपीआई एप्स के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। इसके थ्रू अपन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है अपन आसानी से कर सकते हैं। अपन को कोई मर्चेंट है जिससे अपन ने सामान खरीदा है, उसको अपन को कोई पेमेंट करना है तो यूपीआई ऐप के थ्रू आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई के ऐप के थ्रू आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, और मर्चेंट को अगर कोई पेमेंट करना है तो आप पेमेंट भी आसानी से कर सकते हैं। यूजर फंड्स ट्रांसफर कर सकता है दोनों जो बंदों के पास यूपीआई ऐप बेस्ड अकाउंट होगा, मतलब दोनों बंदों का जो अकाउंट है वो यूपीआई ऐप बेस्ड होगा, तो ही आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो यूपीआई की हेल्प से। यूपीआई करने के लिए, यूपीआई ऐप को यूज करने के लिए यूजर को सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। यूजर को मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा कि मुझे ये वाली बैंकिंग करनी है, ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर रजिस्टर करने के बाद उसको एक यूपीआई ऐप जो है वो अपने फोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी अगर आपको पेमेंट करना है तो। पहले नेट बैंकिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और ऐप के लिए आपको एक वीपीए क्रिएट करना पड़ेगा, एक यूपीआई आईडी होता है वो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके थ्रू अपन ऑनलाइन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। यूपीआई एप्स कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल भीम, नाम सुना होगा आप लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल फोन पे, ये वाला नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा। फोन पे है क्या? फोन पे से डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो बहुत सारी एप्स होती हैं जो यूपीआई बेस्ड होती हैं, फॉर एग्जाम्पल भीम, फोन पे, एचडीएफसी यूपीआई, आई मोबाइल, एक्सेट्रा।
तो होता क्या है यूपीआई ऐप, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यहाँ पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हो और मर्चेंट को भी पैसा भेज सकते हो। दोनों यूजर जब पैसा ट्रांसफर करो, दोनों का जो यूजर का अकाउंट है वो यूपीआई बेस्ड होना चाहिए। उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो पहले आप अपने आप को उसके लिए रजिस्टर करो मोबाइल बैंकिंग के लिए, फिर आप ऐप डाउनलोड करो, फिर बीपीए क्रिएट करो या यूपीआई आईडी अपना क्रिएट करो और उसके अकॉर्डिंग अपन उसको पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे के अकॉर्डिंग अपन उसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट मोड है आपका डिजिटल पेमेंट का। नेक्स्ट तरीका है दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस। सबका काम एक है, बस नाम अलग अलग हो गए। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, हाथ की हाथ पेमेंट करना, नाम से ही समझ में आ रहा है। IMPS फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट मतलब हाथ की हाथ, इंस्टेंट इंटरबैंक मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में हाथ की हाथ इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं मोबाइल फोन्स के थ्रू। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हाथ की हाथ पैसा डलवाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन मोबाइल फोन्स के थ्रू। दैट इज ये क्या है? इस IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हाथ की हाथ इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इंस्टेंट इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तरीके की आपकी है दैट इज मोबाइल एप्स। जो मोबाइल फोन्स में जो एप्स चलती हैं, मोबाइल एप्स जैसे कि भीम जो है वो मोबाइल फोन में चलती है, जो मूवेबल डिवाइस है उस पर चलती है पेमेंट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट करने के लिए। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम बहुत लोग भीम ऐप काम में लेते हैं अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट करना है तो ये मोबाइल ऐप है, मूवेबल डिवाइस पे चलती है। ये मोबाइल ऐप डेवलप किसने की थी? डेवलप्ड बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डेवलप किसने की थी? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये? यूपीआई पे बेस्ड है। अपन ने यूपीआई में एग्जांपल करवाया था मैंने भीम का, तो ये जो भीम है ये किस पे बेस्ड है? यूपीआई पे बेस्ड है। किसने डेवलप की? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप। यहाँ पे बैंक्स टू बैंक्स आसानी से पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। एक बैंक से दूसरे बैंक को पैसा आसानी से इलेक्ट्रॉनिक मोड से ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ पे इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर काम में लिया जाता है, मतलब इंस्टेंट हाथ की हाथ एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफर होता है दो पार्टीज के बीच में। भीम सारी की सारी मोबाइल डिवाइसेस पे वर्क करता है और यूजर मनी भेज भी सकता है और यूजर रिसीव भी कर सकता है। कैसे? यूजर यहाँ पे पैसा सेंड भी कर सकता है और यूजर यहाँ पे पैसा रिसीव भी कर सकता है। कैसे रिसीव करेगा, कैसे सेंड करेगा? या तो आप स्कैन कर लो, या तो आप QR कोड जो है आपका QR कोड, या फिर IFSC कोड होता है वो आप स्कैन कर कर उसको भेज सकते हो पैसा या रिसीव कर सकते हो। या एक MMID कोड होता है। MMID मतलब मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। जिन यूजर के पास यूपीआई बेस्ड अकाउंट नहीं है, जिन यूजर का यूपीआई बेस्ड अकाउंट नहीं है, तो उनको भी आपको पैसा भेजना है तो उनके पास MMID कोड होना चाहिए। और जिनके पास यूपीआई आईडी है उनका या तो QR कोड स्कैन कर लो या IFSC कोड उनका डाल दो, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हो। तो भीम के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आसानी से भेजा जा सकता है। जिन यूजर को भेज रहे हो अगर रिसीवर के पास भी यूपीआई बेस्ड अकाउंट है तो आप QR कोड उसका स्कैन कर लो या उसका IFSC कोड डाल दो। पर अगर उस रिसीवर का अकाउंट यूपीआई बेस्ड नहीं है तो उससे उसका MMID कोड कुछ हो वो डालकर उसके अकाउंट में पैसा डलवाया जा सकता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है आपकी दैट इज मोबाइल वॉलेट्स। सब जानते हैं क्या होता है मोबाइल वॉलेट। वॉलेट मतलब नॉर्मल, जैसे नॉर्मल बात करें वॉलेट मतलब पर्स मतलब जिसमें आप पैसा रखते हैं छोटे मोटे पेमेंट करने के लिए, जिसमें जो पैसा रखते हैं उसको वॉलेट कहते हैं। तो मोबाइल वॉलेट भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट मतलब यहाँ पे पेमेंट स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पैसा स्टोर कर सकते हैं कि छोटे मोटे आपको पेमेंट करने तो आसानी से कर सकते हो। लाइक पेटीएम पे थोड़ा सा पैसा होता है, अपन छोटे मोटे जो भी अपने कुछ ग्रोसरी वगैरह खरीदी या छोटे मोटे कहीं पे पेमेंट करना होता है तो पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। फ्री चार्ज के थ्रू आप छोटे मोटे पेमेंट कर सकते हो। मोबिविकी के थ्रू छोटे मोटे पेमेंट्स आप कर सकते हो। तो वॉलेट मतलब आप छोटे मोटे किसी को कोई पेमेंट करना चाहते हो तो इनके थ्रू अपन कर सकते हैं। इनमें अपन थोड़ा सा पैसा अपना स्टोर कर रख देते हैं। देन नेक्स्ट है AEPS का फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस। आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस मतलब
अगर आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी को कोई भी पेमेंट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर पता होना चाहिए। सिर्फ आपको अपना आधार नंबर पता होना चाहिए। आधार नंबर की हेल्प से भी आप एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आप अगर अपना अकाउंट आधार नंबर से लिंक करेंगे तो आधार नंबर जब आप डालेंगे तो हाथ की हाथ, मतलब अगर आप आधार कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो आपके अकाउंट से तो हाथ के हाथ डिडक्ट हो जाएगा और उसके अकाउंट में हाथ के हाथ क्रेडिट हो सकता है। तो आधार कार्ड की हेल्प से भी एक जगह से दूसरे का पेमेंट किया जा सकता है। आपको सिर्फ अपना आधार नंबर पता होना चाहिए एंड आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज यूएसएसडी। यूएसएसडी दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या है ये? मोदी जी ने निकाली थी ये शायद है, टीवी में तो उनका एडवर्टाइजमेंट देखती थी मैं। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा क्या होता है यहाँ पे? यूएसएसडी बैंकिंग में मतलब आपके पास चाहे इंटरनेट हो चाहे ना हो, चाहे हो चाहे ना हो, आपके पास चाहे स्मार्टफोन हो चाहे ना हो, नहीं होते हुए भी आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो भी आप कोई चीज का पेमेंट कर सकते हैं। ये यूएसएसडी ने निकाला। यहाँ पे एक कोड होता है दैट इज *99#। इस कोड को डालकर, इस कोड को यूज में लेकर, जैसे पहले क्या होता था, अगर अपन को मोबाइल बैलेंस चेक करना होता था तो *123 से चेक करते थे। *123#। एयरटेल में ये कोड होता था तो इससे चेक होता था कि मेरे मोबाइल का करंट कितना बैलेंस चल रहा है। आजकल तो ऐसा हो गया कि 1 महीने का पूरा रिचार्ज हो रहा है, 2 महीने का पूरा रिचार्ज हो रहा है। पहले अपन फिक्स अमाउंट डलवाते थे, 200 रुपए डलवाइए। अब जितने देर बात करते थे वो पैसे कटते जाते थे। पहले तो पैसे कट होते जाते तो अपन चेक करते थे मेरा कितना बैलेंस बचा है, तो *123# से आसानी से बैलेंस चेक होता था। वैसे ही यहाँ पे अगर कोई पेमेंट करना है, कोई पैसा ट्रांसफर करना है तो *99# से अपन आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको ना तो कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, ना कोई स्मार्टफोन की जरूरत है। नॉर्मल फीचर फोन से भी आप ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं इसके थ्रू। आप कोई बैलेंस चेक करना है तो आप बैलेंस भी चेक कर सकते हो। आपको किसी को पैसा भेजना है, पैसा भेज सकते हो। आपको अपना MPIN नंबर चेंज करना है, कर सकते हो। आपको अपना MMID नंबर जानना है, क्या मेरा MMID नंबर है, वो भी आप आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स हैं डिजिटल पेमेंट के, नए तरीके के मेथड्स हैं। क्या क्या पढ़े अपन ने, इन्हीं को रिवाइज करते हैं, आज इतना ही पढ़ेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के क्या क्या मेथड्स हैं? पहला है यूपीआई एप्स। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एप्स, एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफर, मर्चेंट्स को पेमेंट करने में हेल्प कर रही हैं। अगर एक बंदे को दूसरे बंदे को पैसा ट्रांसफर करना है तो दोनों की जो है वो यूपीआई बेस्ड ही होनी चाहिए बैंक अकाउंट। आप अपने आप को सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर करो, फिर उसके बाद यूपीआई ऐप डाउनलोड करो, फिर डीपीए कोड या यूपीआई आईडी आपको पता होना चाहिए, उसके थ्रू आप एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं या पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। देन इमीडिएट पेमेंट सर्विस, हाथ की हाथ इंस्टेंट इंटरबैंक ट्रांजैक्शन हो रहा है, हाथ की हाथ एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। फिर मोबाइल एप्स, भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, डेवलप किसने की थी? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किस पे बेस्ड है? ये यूपीआई पे। सिर्फ दूसरे बैंक में हाथ के हाथ पैसा ट्रांसफर इमीडिएट वे में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। आप जिस भी बंदे को सेंड कर रहे हो या जो भी बंदा पैसा रिसीव कर रहा है उसके लिए आप या तो क्यूआर कोड स्कैन करो या IFSC कोड से मांगो, अगर वो यूपीआई बेस्ड है। अगर वो बंदा यूपीआई बेस्ड नहीं है उसका अकाउंट तो उससे MMID कोड मांगो, उसके थ्रू अपन उसको पैसा दे सकते हैं। मोबाइल वॉलेट्स, थोड़ा सा पैसा स्टोर रखो ताकि छोटे मोटे पेमेंट्स आप कर सको, जैसे पेटीएम, फ्रीचार्ज एक्सेट्रा। फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आपको सिर्फ अपना आधार नंबर पता होना चाहिए, उसके हेल्प से आप पेमेंट कर सकते हो। आधार नंबर, आधार कार्ड आपका अकाउंट से लिंकअप होना चाहिए और हाथ के हाथ आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और जो रिसीवर उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट है यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। इसके लिए *99# इसका कोड होता है। इसके लिए आपके पास चाहे स्मार्टफोन हो ना हो काम में ले सकते हो, इंटरनेट हो ना हो काम में ले सकते हो। इसके थ्रू अपन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल हो गया। आप किसी को पैसा भेज सकते हैं, फाइनेंशियल हो गया। आपको अगर MPIN नंबर चेंज करना है तो कर सकते हो। आपको MMID नंबर चाहिए कि मेरा क्या MMID नंबर है तो वो भी आप इसके थ्रू आसानी से गेट कर सकते हैं। आगे बात यहाँ तक समझ में? तो अपन ने ये पढ़ लिए सारे के सारे न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, कि नए तरीके क्या है डिजिटल पेमेंट करने। इतना ही पढ़ेंगे आज, बाकी का अपन कल कंटिन्यू करेंगे।
किसी को यहाँ तक कुछ भी पूछना है?